बहू, राधिका बहू, भाई क्या है, देख तो क्या हाल बना रखा है मेरे घर का। तुझसे ये सोफे के कवर ठीक नहीं होते। पल्लू से हाथ पोंछते हुए राधिका किचन से बाहर आती है। माँ जी, मैंने सुबह उठकर ही तो सब सफाई की है, लेकिन अब उठते बैठते खराब हो जाए तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ कि बच्ची फिर से साफ बिछाइन है। अगर कहीं कोई मेहमान आ जाए तो क्या सोचेगा, कैसी बहू लाए हैं हम। बहू तो अच्छी है माँ जी, बस सास ही। क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, मैं अभी साफ कर देती हूँ माँ जी। ऐसा कहकर राधिका एक बार फिर से सोफे के कवर साफ करने लगती है और जब वो वापस किचन में आती है तो देखती है कि उसकी सब्जी जलने की स्मेल पूरी किचन में फैल जाती है। ओह गॉड, ये माँ जी के तानों के चक्कर में मेरी सब्जी पूरी जल गई। इस दुनिया में एक बार को इंसान प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो सकती है, लेकिन ये सास के पड़ने वाले ताने ना एक बहू के लिए कभी खत्म नहीं हो सकते। सारी सब्जी जला दी, अब फिर से सब्जी बनानी पड़ेगी, नहीं तो इस जली हुई सब्जी पर भी ना जाने कितनी जली कटी सुनाएंगी। क्या करूं मैं। ऐसा कहकर अब वो फिर से दूसरी सब्जी बनाने लगती है। कुछ देर बाद, राधिका बहू, ये क्या, तू तो गोभी की सब्जी बना रही थी, फिर ये बैंगन की कैसे बन गई? बना तो रही थी माँ जी, लेकिन वो जल गई, इसलिए ये दूसरी सब्जी बनाई। हे भगवान, एक काम ढंग से नहीं होता इससे, बस नुकसान पर नुकसान करवाते रहो इससे। अरे सब्जी क्या फ्री की आती है जो जला दी, ध्यान कहाँ रहता है तेरा। पता नहीं क्या होगा इसका। इन दोनों की खटर पटर ना जाने कब खत्म होगी। मैं तो चली अपने कमरे में शांति से खाना खाने। एक मारूंगी रेपटा, चुपचाप से यहाँ बैठकर खाना खा, नहीं तो सारा दिन भूखा रखूंगी। अपनी माँ के कहने पर अब वो चुपचाप बैठकर खाना खाने लगती है। दरअसल प्रभा देवी थोड़े सख्त मिजाज की थी, साथ ही वो अपनी बहू के हर काम में कोई न कोई नुक्स भी निकालती रहती थी। ऐसे ही एक रोज, ये क्या राधिका बहू, तूने इतना ज्यादा सर्फ कपड़ों में डाल दिया। अरे इतने से कपड़ों के लिए तो एक ढक्कन ही काफी था, यूं 3-3 ढक्कन डालने की आखिर क्या जरूरत थी। जरा हाथ टाइट करके काम करा कर, यूं आंखें बंद कर अंधाधुंध सर्फ नहीं डालते। माँ जी, अगर ढंग से कपड़े नहीं धुलेंगे तो आप ही तो मुझे अगली बार ताना देती ना कि तूने ढंग से कपड़े नहीं धोए। चुप कर, हमारे जमाने में कौन सा सरफ होता था, लेकिन तब भी हम कपड़ों को अच्छे से रगड़ कर चमका देते थे। लो जी, शुरू हो गया टेप रिकॉर्डर, अब तो ये चालू ही रहेगा। राधिका चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही शाम को जब वो कपड़े प्रेस कर रही थी, तभी उसकी सास फिर से आ जाती है। बहू, ये क्या, तूने ये प्रेस को इतना तेज क्यों किया हुआ है? इसे कम करो, नहीं तो कहीं कपड़े न जल जाए। एक बात बताइए माँ जी, क्या मैं दूध पीती बच्ची हूँ? मुझे इतना तो पता है ना कि ये प्रेस को कितना हीट पर रखने पर वो जल भी सकती है, लेकिन आपको क्या, आपको तो बस अपनी बहू को ताने देने का मौका चाहिए और हर काम में नुक्स निकालने के भी। बहू, ये तूने ठीक से नहीं किया, वो काम तूने कैसे किया। अरे कभी तो तारीफ भी कर दिया करो। तारीफ लायक होगी तो तेरी तारीफ करूंगी ना। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी, कि मैं ठीक से काम नहीं करती? वो तो तुझे अच्छे से पता है। इस तरह दोनों सास बहू में कई दिनों से नोकझोंक होती रहती। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब राधिका की जिंदगी में उसकी सास नहीं थी, वो तो अब बस एक दीवार पर हार चढ़ी फोटो तक सीमित थी। एक रोज, सच कहूँ राधिका बहू, मेरी इतनी सारी सहेलियां थी, लेकिन जो बात तेरी सास में थी ना, वो मेरी किसी भी सहेली में नहीं। सच कहूँ, मुझे ना आज भी उसकी बड़ी याद आती है। भले ही उसे गए हुए 2 महीने हो गए, लेकिन आज भी उसकी कमी बहुत खलती है। बिल्कुल ठीक कहा आंटी जी, याद तो हमें भी माँ जी की बड़ी आती है। आज भी हमें उनकी कमी इस घर में खलती है, लेकिन अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर में खाना भी बनाना है। कुछ देर बाद राधिका घर आ जाती है। तभी उसकी सहेली का फोन आता है। कैसी है तू राधिका? बहुत दुख हुआ यार तेरी सास के बारे में सुनकर, लेकिन तू फिक्र मत कर, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, उसे भला कौन टाल सकता है। खैर, अब ये बता कब मिल रही है? अरे नहीं अंजलि, अभी तो मेरा कहीं बाहर जाने का मन नहीं है। अरे तो अभी की बात कौन कर रहा है, मैं भी बात की बात कर रही हूँ। एक काम करते, संडे मिलते हैं। अच्छा चल ठीक है, संडे मिलते हैं। ऐसा कहकर राधिका फोन रख देती है। ले, सास को ठीक से मरे हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन बहू रानी को घूमने की पड़ी है। सच में बिल्कुल शर्म हया नहीं है इस लड़की में। हैं? ये ऐसा क्यों लगा जैसे कहीं से कोई आवाज आई? नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो। अब मैं खाना बना लेती हूँ। अब वो सब्जियां काटने लगती है। अरे ये क्या बड़ी बड़ी सब्जियां काट रही है नालायक, ठीक से सब्जियां काट। इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां काटेगी ना तो कोई नहीं खाएगा। है
ये आवाज तो माँ जी की लगती है, लेकिन वो तो मर चुकी हैं। फिर कहीं उनका भूत तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे डर क्यों रही है? मैं भूत नहीं हूँ, तेरी सास हूँ, और तेरे सामने जो दीवार पर मेरी तस्वीर टंगी है उसी में से बोल रही हूँ मैं। क्या कहा? आप फोटो से कैसे बात कर रही हैं? ये थोड़ी ना पॉसिबल है। अरे 21वीं सदी है और ऐसे में ये बिल्कुल नॉर्मल। अरे तो जमाना इतना भी एडवांस नहीं हो गया कि मरे हुए लोग तस्वीरों में से बात करें। अब राधिका डरते हुए किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। राधिका कढ़ाई में तेल डालती है। तभी हॉल से निहारती उसकी सास की तस्वीर उससे कहती है, अरे तेल कम डाल, ऐसे तो तू महीने भर भी नहीं चलने देगी। हे भगवान, ये कैसी सास मिली है मुझे, जो मरने के बाद भी राशन और बचत की चिंता सता रही है। चुप कर और जैसा कहती हूँ वैसा कर। चल उसमें से तेल बाहर निकाल। अब राधिका ना चाहते हुए भी उसमें से थोड़ा तेल बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो मसाले सब्जी में डालने लगती है। अरे पागल हो गई है क्या जो इतना मसाला डाल रही है? इससे तो सुबह तक सब एक साथ लाइन लगाकर बाथरूम के बाहर मिलेंगे और सबको बवासीर होगी वो अलग। फिर से सास अपना ज्ञान उसे देना शुरू कर देती है। अब वो रसोई से बाहर आती है और सास की तस्वीर पर कपड़ा डाल देती है। तुझे क्या लगता है ऐसे तू मुझसे बच जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे यार, ये तो अभी भी बोले ही जा रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं? फिर राधिका सबको खाना बनाकर खिलाती है, लेकिन वो इस बारे में किसी से बात नहीं करती। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और राधिका सबके जूठे बर्तन धोने लगती है। तभी उसकी सास फिर से उसे टोकती है। अरे ओ कामचोर, ये जल्दी जल्दी बर्तन धोने के चक्कर में तो तू कितना उन्हें गंदा ही छोड़ रही है। वो देख, साबुन तो उसमें वैसा ही लगा हुआ है। चल अब ठीक से धो। हे भगवान, ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। अब वो अच्छे से बर्तन धोने लगती है। ऐसे ही अगले दिन भी सास उसे ठीक से झाड़ू ना लगाने के लिए टोकती है, तो कभी किसी और चीज के लिए। अरे ये तू क्या कर रही है बहू? पोछे में फिनाइल इतना क्यों डाल रही है? कम कर उसे। अब तो ना बोलिए कुछ। अरे क्या हुआ राधिका? मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। जैसे ही मुंह खोलने वाला था वैसे ही तुमने मुंह बंद करवा दिया। अरे तुम्हें नहीं बोल रही हो। मुझे नहीं बोल रही हो तो किसे बोल रही हो? वो खैर छोड़िए, कहिए क्या बात है? शाम को खाने में आज दही भल्ले बना देना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। दही भल्ले तो मैं भी खाऊंगी, और सुन, साथ में लाल और हरी चटनी भी बना लेना। क्यों बनाऊं मैं? अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा मत करो, मत बनाना, मैं बाहर से खा लूंगा। अरे आपको नहीं कह रही हूँ मैं तो, वो माँ जी से। क्या माँ जी से? सुनिए ना, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। माँ जी की तस्वीर ना मुझसे बातें करती है। वो अभी भी मुझे ताने देती है। क्या पागल हो गई है क्या, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? मुझे लगता है तुम ना माँ को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हो, इसीलिए सब बड़बड़ाई जा रही हो। ऐसा करो, तुम अभी आराम करो, मैं आज खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देता हूँ, शायद तुम्हें आराम की जरूरत है अभी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देखा, वो मेरा बेटा है। हे भगवान, अब मैं कैसे किसी को यकीन दिलवाऊं कि मेरी सास अभी जिंदा है। कोमल की मम्मी के बार बार फोन आ रहे थे कि वो किस समय मायके आने के लिए निकल रही है। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकलूंगी। वही 1.5-2 घंटे लगेंगे गुरुग्राम पहुंचने में। रास्ते में बहुत जाम मिलता है, तो मेट्रो से आ जा। मम्मी वो अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैंने कैब कर ली है। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है कोमल, आ जाना टाइम से, मैं खाना तैयार रखूंगी। कोमल फोन पर कुछ और कहती, उससे पहले ही फोन कट गया। कोमल मायके जाने की तैयारी करने लगती है। रिंकू और दिशा की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसी वजह से कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। मुझे ऑफिस के काम से न जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज ऑफिस की। वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा और बाकी तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। कोमल खुश थी कि वो बहुत दिनों बाद मायके रहने जा रही है। बच्चों के स्कूल और कामों की वजह से कोमल बहुत कम मायके रहने जा पाती थी। अब बच्चों की छुट्टियां थी, इसलिए कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जाती है। पर जब वो मायके पहुंची तो उसकी भाभी सुनैना घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। हाँ हाँ बच्चों, रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो भी लाती हूँ और मैंगो शेक भी। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? बस आने ही वाली होगी, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो।
अभी कोमल पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि सुनैना अपने 2 बच्चों चारू और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काट कर अपनी बेटी को ही खिला दिए या फिर 1-2 छोड़े भी हैं? कैसी हो कोमल? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे मैंगो की जिद। हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए, पूरे 5 किलो हैं। अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं। मैं भी कुछ न कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। सुने ना, कोमल भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी अब कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। सुनैना रसोई में चली जाती है, पर कोमल उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊँ। सुधीर तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं। मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊंगी, इसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी मायके। अरे सुनैना की बातों पर ध्यान मत दिया कर, वो ऐसी ही है। उसे समझ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है। अभी क्योंकि मैं जिंदा हूँ इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है, आराम से रह। आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पल के बिछा देते। कोमल देखती है उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कोमल उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती। मम्मी, भैया को ना फोन मिला दो, उन्हें कहना मेरे लिए बंगाली रसगुल्ले लेते हुए आएंगे, बहुत मन हो रहा है। तभी कोमल का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता है तू आने वाली है, इसीलिए मैं रास्ते में हलवाई से बंगाली रसगुल्ले लेता हुआ आया हूँ। ये ले, तेरी पसंद के बंगाली रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। नमस्ते भैया, कैसे हो? थैंक यू, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं, सब बढ़िया? जी भैया, सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया, लेते हुए आना। अरे मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाओगे जो मैंने बोली है। बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले, और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। रिंकू और दिशा देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी जरूरत नहीं है, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं। और दाल चावल बने हैं ना तो उसके साथ रोटी की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन मायके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी खाने को नहीं मिला। जाओ रवि, आप लेकर आओ। हाँ, जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे मुंह से भी तो बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उस समय रवि देसी घी लेने के लिए चला जाता है। सुनैना आगे पीछे तो ठीक रहती थी, पर जैसे ही कोमल कभी रहने के लिए आ जाए तो वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से कोमल मायके आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ, इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के मुंह को यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। कोमल का मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी भाभी सुनैना बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल गए। पापा, हमें गेम खेलने हैं। हाँ पापा, चलो ना गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले थोड़ा मॉल में घूम तो लो। ये मॉल कितना बदल गया है, पहले तो छोटा सा था, लगता है बड़ा किया है। हाँ, अभी तो और बड़ा बनेगा। मामा जी कॉर्न्स खाने हैं। और मुझे आइसक्रीम। अभी खिलाता हूँ, चलो सुनैना, आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। रवि सबको आइसक्रीम लेकर देता है। रिंकू भी अपनी पसंद के कॉर्न्स और आइसक्रीम ले लेता है। सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम गेम पार्लर चलते हैं, हम सब वहाँ पर गेम खेलेंगे। रवि जैसे ही सबको गेम पार्लर ले जाने लगता है तो वो देखता है कि आज गेम पार्लर बंद है। भैया, गेम पार्लर बंद है। जी, गेम पार्लर बंद है, काम चल रहा है। चलो बच्चों, अब तो गेम पार्लर बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं फिर घर चलेंगे। रवि सबको घर ले आता है, पर घर आकर सुनैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रवि से बुरी तरह लड़ने लगती है। सुनैना, तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब चारू और दीपू ने बोला कि पापा गेम पार्लर चलो तो तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और कॉर्न्स की फरमाइश की, तुमने फौरन खरीद कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है और हमारे घर में कलेश छिड़ जाता है। चुप हो जाओ सुनैना, कोमल सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीतेगी तुमने सोचा भी है? कोमल इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी सुनैना? थोड़ा होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल दिया। कोमल सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब सुनैना शांत हो जाती है, रवि भैया
चारू और दीपू के एडमिशन की बात सुधीर जी ने स्कूल में कर ली है। आप चिंता मत करो, अब इन दोनों का एडमिशन भी रिंकू और दिशा के स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, बाकी सारी बात सुधीर जी ने कर ली है। अब जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा। इतने समय से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। सुधीर जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोमल वापस जा रही है रवि। सुनैना की बातों से इसका मन बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब मन बहुत दुख चुका है और आप प्लीज मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। कोमल जैसे ही बैग उठाने लगती है, सुनैना उसका हाथ रोक देती है। कोमल सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन दुखा। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ, सुधीर जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भाभी प्लीज आप मेरे से सॉरी मत बोलो, आप मुझसे बड़े हो। सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। सुनैना और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। सुनैना ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है, वैसे ही कोमल इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए सुनैना ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म